Continuing your yesterday's topic that we have already started with this nucleic acids, है ना? कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, that is day before yesterday, what we discussed that was the structure of the nucleic acid, a basic structure of the nucleic acids. The nucleic acids जो हम लोगों ने दो तरह के पढ़े, that is deoxyribonucleic acid and the ribonucleic acid, that is DNA and RNA. हम लोगों ने ये भी बोला कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सिर्फ एक ही नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है, बेस कंपाउंड इनमें सेम है. डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. दोनों तरह से ये मतलब मिलते हैं हमें, जो डीएनए और आरएनए है वो डबल स्ट्रैंड प्लस सिंगल स्ट्रैंड दोनों तरह से हो सकते हैं. स्ट्रैंड्स की मैंने बात नहीं करी थी, पर फिलहाल आप लोग को जितना समझाया, दैट इज डीएनए दैट इज हैविंग द डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए हैविंग द राइबोज शुगर. डीएनए इज कंपोनेंट दैट इज ATGC, whereas RNA that has the AUGC in place of the thymine there is uracil. Okay, also this structures we have discussed. ठीक है, हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह की बात भी मैंने आपसे कर ली थी. डीएनए का जो एक बेस स्ट्रक्चर है, अभी मैंने स्ट्रैंड्स जो स्ट्रैंड्स बनते हैं फॉर द डीएनए एंड द आरएनए. ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है, फिक्स्ड नहीं है कि डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड ही होता है और आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस of the living organism which show the altered features also. Okay, so according to the strands, if I talk about, we can have a commonly seen double stranded DNA and a single stranded RNA. ये commonly found है in living organisms. Most commonly found double stranded DNA है, single stranded RNA. मतलब क्या है इसका, जैसे हम लोगों ने उस दिन बनाया था, that is double stranded means इस तरह से strands. ठीक है, आप exact structure मैं आपको इसका दिखाऊंगी. Which are also bonded together. Okay, they are double-stranded structures that is of the DNA, whereas RNA that produces one strand and AUGC जो है वो इसके ऊपर इस तरह से arranged. ठीक है, this is a common feature having the double-stranded DNA and single-stranded RNA. But uncommonly, and with exceptions, the organisms also show the single-stranded DNA and the double-stranded RNA. ठीक है, देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिलता है हमें और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिलता है. अब ये एक में नहीं है, ये कंफ्यूज मत करना, मैंने प्लस डाल दिया तो इट इज प्रेजेंट इन वन, ऐसा नहीं है. जिस भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कॉमनली प्रेजेंट होगा. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अनकॉमनली बट कैन बी फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, सो इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. अब ये कहां पे मिलते हैं ऐसी एक्सेप्शंस? That can be seen in the certain number of the viruses. ठीक है, lower organisms में जहाँ एक ही RNA का strand अपने आप में ही U-shaped structures बना देता है या circular बना देता है and it gets bonded forming the double strands. ठीक है, या फिर originally nature wise ही उनके अंदर strands में double strand, two strands जो कि bonded together making more stable the RNA that can be found. ठीक है, so these are the only exceptions. A very few organisms you can find it out with the exceptional views of the strands. The structural features that of the strands, तो आप लोग को पता चल रहा है कि हमें exceptions की बात नहीं करनी, because we don't have even the examples in your NCERT, even we don't have this concept. ठीक है, तो ये अगर हम लोग structure की बात करें, अभी तक आपको मैंने जो बोला that has a double-stranded structure of the DNA, single-stranded of RNA. ठीक है, so we'll be focusing on the structure of the DNA, right? Continuing further, हमने एक और चीज बोली कि यहाँ पे जो बैकबोन है वो किस किस चीज की बनी हुई है, फॉस्फेट ग्रुप्स की और शुगर मॉलिक्यूल्स की. ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, बैकबोन बनाता है, प्लस अलोंग विद दैट देयर इज फॉस्फेट बॉन्डेड टू शुगर एंड शुगर बॉन्डेड टू द नाइट्रोजनस बेस. ऐसे किया था हमने, दैट विच फॉर्म्स अ न्यूक्लियोटाइड. ये हमने बनाया था ना, दिस विच फॉर्म्स द न्यूक्लियोटाइड. व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, क्योंकि इसमें ऑब्लिक अरेंजमेंट ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग होती है, आप लोगों को मैंने कराया है जो. ठीक है, लास्ट लेक्चर में. अगेन ऑल्टरनेटिव शुगर एंड फॉस्फोरस एंड अगेन देयर विल बी अनदर नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, द टू नाइट्रोजनस बेसेस मतलब जो दूसरे स्ट्रैंड की तरफ से आएगा, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है रमन जी. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा. A is going to bind with T, G is going to bind with C. क्यों? क्योंकि हर बार एक प्यूरीन ने पिरामिडीन के साथ बॉन्ड करना होता है, ये भी फिक्स्ड है. ठीक है, एवरी टाइम अ प्यूरीन हैज टू बाइंड विद द पिरामिडीन. ओके,
प्यूरीन्स कौन कौन सी आपने पढ़ी थी उस दिन? प्यूरीन्स कौन कौन सी है विद द 2 रिंग स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सी थी? दैट इज एडेनाइन एंड गुआनाइन, है ना, A and G. Whereas for pyrimidine there are 3 categories. A के बाद यहाँ पे क्या आएगा? T. So A has to bind with T. Okay. G has to bind with C. And T की replacement in RNA that is U. So ये हमारे पास तीनों क्या हैं? These 3 are the pyrimidines. Okay. Purine सिर्फ 2, that is AG with 2 ring structures, and this is a single ring structure pyrimidine that is T, U and C. 3 है, ठीक है, pyrimidines 3 है, पर हमेशा बॉन्डिंग प्यूरीन की pyrimidine से होगी. डन. सो दिस स्ट्रक्चर व्हाट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड. डन. दिस इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड. राइट. नाउ व्हेन द फर्दर ब्रेकेज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड टेक्स प्लेस, दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन. दैट इज फास्फोरस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड है ये टूटेगा, और ऐसे में हमारे पास अभी भी ये 2 स्ट्रक्चर्स बॉन्डेड अभी भी नजर आ रहे हैं. सो दिस व्हाट मेक्स इज अ न्यूक्लियोसाइड. ओके, दिस मेक्स अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड. राइट. न्यूक्लियोसाइड क्या है? जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस एक शुगर मॉलिक्यूल के साथ अभी भी बॉन्डेड है. फॉस्फोरस हट गया, ठीक है, फॉस्फोरस हट गया. राइट. क्लियर हो गया ये न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? क्लियर हुआ यहाँ तक? Now, if I draw the structure of a nucleoside and a nucleotide, a chemical structure, you may please write. Draw a chemical structure for giving an example of the adenine only. We make it for a nucleoside first. न्यूक्लियोसाइड में हम इसको जब भी नाम देंगे, अब अगर मैं एडेनिन के साथ बना रही हूँ, we will be calling it as adenosine. ठीक है, एडेनोसाइन. ये क्या बन रहा है? दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड. अभी बताया मैंने न्यूक्लियोसाइड क्या था? जब फॉस्फोरस हट गया, शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस कौन सा है? एडेनाइन. ठीक है, तो एडेनाइन कैरी करने वाली शुगर के साथ जब स्ट्रक्चर बनेगा वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा. ठीक है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इट इज अ पेंटागोनल ring structure. It is a pentagonal ring structure that is having the bonding with which group? That is adenine. So adenine is bonded onto its structure. Clear? This is adenine. I have written ADENINE. Okay. The other parts, that is the other areas, they are occupied by the same, that is H and OH groups. Right. And also here similarly there is CH2OH group. Done. So what is this structure called as? This is an adenosine. And what is this structure called as? This is a nucleoside. Why it is called as a nucleoside? क्योंकि यहाँ पे नजर क्या आ रहा है आपको? एक ये शुगर मॉलिक्यूल है ना, और दूसरा क्या है यहाँ पे? एडेनाइन. यानी this is a sugar bonded to nitrogenous base. तो ऐसे में जब ये शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ी है तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? इट इज अ न्यूक्लियोसाइड. ठीक है. ऐसे ही आप जैसे एडेनोसिन बना है ऐसे यूरेडिन बना सकते हो. यूरेडिन भी आपकी बुक में सिंपल, यू हैव टू इरेज दिस एडेनाइन एंड यू विल बी प्लेसिंग द यूरासिल दैट क्रिएट्स अ यूरेडिन. ठीक है, यूरासिल के साथ ये स्ट्रक्चर बनेगा. सो दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड. हाँ जी, क्लियर हो गया? ठीक है. What is this? This is a nucleoside. Now, if I bond this sugar with a phosphorus, I make it more complex. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ बना देते हैं. अब अगर ये फॉस्फेट के साथ बन जाएगा तो what structure it is going to make is nucleotide. है ना, 3 चीजें जुड़ गई ना. This was initially only sugar and nitrogen, and now it is the 3 things. So that is, it is going to make the nucleotides. Now the base structure is going to remain the same. Where the difference is going to lie is at this particular position. बाकी सारा कुछ सेम रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे भी तो सेम रखा ना. शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ ही हमने फॉस्फोरस जोड़ दिए, तो यहाँ पे शुगर नाइट्रोजनस बेस तो जुड़े ही पड़े पहले से. अब फॉस्फोरस जुड़ेगा सिर्फ और वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे CH2OH के साथ, जहां पे हमने H हटा के
आगे फॉस्फेट ग्रुप लगा देना है, दैट इज H3PO4। ठीक है, आप सिंपल में इसको H3PO4 लिख सकते हो, या फिर आप इसके साथ बॉन्डिंग कर सकते हो, दिस इज H2 H3 हो गया PO4, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी POO4 ऑन, ये भी O ये भी O। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। OH डबल बॉन्ड O, OH OH2 CH2। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द phosphorus group which we have added to the nitrogenous base and sugar which is already present. Clear? And now what is the structure called as? This won't be further called as an adenosine. Adenosine कब तक कहते थे आप इसको? जब तक ये साइड था। अब ये टाइड है, तो अब इसको क्या कहेंगे हम? We will be calling this as adenylic एसिड, क्योंकि अब ये क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड का पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड, ऑल क्लियर, राइट। नाउ फर्दर कंप्लेक्सिंग इट आउट। अब यहाँ पे और एक कंप्लेक्स करना है हमने। पहले क्या किया मैंने? शुगर को नाइट्रोजनस बेस से किया, उसी में हमने एक फॉस्फोरस ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, फॉस्फोरस ग्रुप भी ऐड हो गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। साइड से बना, पहले कलर था शुगर अलग, नाइट्रोजनस बेस अलग, ये नाइट्रोजनस बेसेस अलग थी, शुगर अलग थी, फॉस्फोरस अलग थी। ठीक है, पहले ये दो चीजें जुड़ी तो साइड, अब ये तीनों चीजें जुड़ गई तो टाइड। अब ये ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स बहुत सारे अगर जुड़ जाए तो क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA। ओके, नाउ फर्दर दीज न्यूक्लियोटाइड्स, अगर हम इनको वन अबव द अदर ऐसे ऐसे एक और प्लेस कर दें इसके साथ, ठीक है, ये भी तो न्यूक्लियोटाइड ही बन गया, सारा टाइड है ना। सिमिलरली अगर मैं इसके सामने भी एक और प्लेस कर दूं, नाइट्रोजनस बेस शुगर एंड फॉस्फोरस, न्यूक्लियोटाइड है ना। तो दीज आर फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन, ये बनाएंगी, एंड दे विल बी पेयरिंग अप फॉर्मिंग द अनदर स्ट्रैंड, के साथ ये पेयर अप कर देंगी फॉर्मिंग द डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर फॉर द DNA। समझ आया? सो फ्रॉम द थ्री थिंग्स, shall I erase this? You have written this, I guess. हाँ जी, shall I erase this? ओके, हाँ जी। अब ये फिर से इसको सम अप कर रहे हैं हम सारे को। हमने क्या किया? सबसे पहले शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस, ये सारे अलग अलग थे फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, ये सब अलग अलग थे। हमने क्या किया? सबसे पहले शुगर और नाइट्रोजनस बेस को कंबाइन किया, यानी हमने बना दिया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये सबसे पहले इन दोनों की बॉन्डिंग होती है। देन इसके बाद शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ यहाँ बॉन्ड शो कर दो। ठीक है, दिस इज अ बॉन्ड, राइट। शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ हमने साथ में जोड़ दिया एक फॉस्फोरस ग्रुप, इधर नहीं जोड़ना, शुगर के साथ जुड़ता ही। ठीक है, सो व्हाट स्ट्रक्चर इट इज गोइंग टू लीड टू? इट इज गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फर्दर मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर नाउ। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे, टाइड्स बहुत सारे जुड़ जाएंगे, n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएंगे। What they are going to lead to? They are going to lead to a strand of DNA. Getting? So this is how the nucleic acid gets organized, right? Now when we go to the structure of a DNA, जब हम DNA के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अब वो क्या बना हमारे सामने। अब हम लोगों ने इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच वाज गिवन बाय वैटसन मॉडल के अकॉर्डिंगली ये हम स्टडी करते हैं। So who gave this structure of DNA? That is Watson and Crick. Okay, the two people, those who studied it for the first time, Watson and Crick. Watson and Crick model of DNA. ठीक है, इनके हिसाब से ये DNA का स्ट्रक्चर मॉडल जो है ये प्रोवाइड हो रहा है। So what is this structure model about? DNA structure, right? How it is organized? First of all, they say that there are two strands which run anti-polar to one another. दो strands हैं, ठीक है, इन्होंने बोला कि दो strands हैं DNA में। दूसरा, ये एंटी पोलैरिटी शो करते हैं। एंटी पोलैरिटी का मतलब क्या है? One strand is having 3 prime as its free end, है ना। अगर ये एक स्ट्रैंड है तो अगर उसका 3 प्राइम एंड उसका 1 है और सेकंड जो ऑपोजिट एंड होगा, यानी इसी स्ट्रैंड का जो ऑपोजिट एंड होगा
वो 5 प्राइम एंड होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम समझते हो ना, दैट इज अ 3 प्राइम पोजीशन ऑफ द कार्बन के हिसाब से आपको रिंग स्ट्रक्चर में बताते हैं कि विच इज अ फ्री रेडिकल, है ना। सो 3 प्राइम एंड इज फ्री ऑन वन टर्मिनल एंड 5 प्राइम एंड इज फ्री ऑन द अनदर टर्मिनल। बट ऑन द सेम हैंड अगर हम दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी की बात करेंगे तो वो ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट मतलब इफ 3 इज हियर, ऑपोजिट साइड पे 5 प्राइम होगा, ठीक है। तो दैट इज एंटी पोलर नेचर। अब कैसे बनाएंगे हम, दो स्ट्रैंड्स हैं, डबल हेलिकल फॉर्म में ये प्रेजेंट हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो देयर इज एन एक्सिस अराउंड विच these form a double helical structure. तो this is an axis, imaginary line मैंने बनाई है, ऐसा डीएनए के स्ट्रक्चर में नहीं है, ऐसा एक्सेस डीएनए के स्ट्रक्चर में नहीं है, पर इसके अराउंड ये हेलिकली कॉइल करता है, ठीक है, लाइक दिस। सो इनिशियली आप लोग जब भी बनाते थे, अभी तक के लिए आप लोगों ने जब भी डीएनए बनाया आप इस तरह से कुछ भी बना सकते हो, है ना। ऐसे नहीं बनाना हम लोगों ने, हमारे पास इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है that which we have to follow, okay. So this is, we are not to draw it like this, okay. So what is that structure? This forms a single strand, this is one strand, okay. This is one strand of the DNA which runs along a central axis, ठीक है, forming the curves, ठीक है। जितना आपने फर्स्ट कर्व बनाया उतना ही आप सेकंड कर्व बनाना, ठीक है, उसके नीचे नीचे सेम सेम, ठीक है, सेम ऑन बोथ द साइड्स, राइट। नाउ द अनदर स्ट्रैंड, ये तो एक स्ट्रैंड हुआ, एक स्ट्रैंड में अगर इसका पोलैरिटी 3 प्राइम है तो ऑपोजिट एंड इसका 5 प्राइम है, इतना तो क्लियर हो गया हमें। एंटी पोलर नेचर दूसरे स्ट्रैंड के साथ आती है, अब वो क्या है, यहाँ इसका दूसरा स्ट्रैंड आएगा, अब दूसरे स्ट्रैंड में पैरेलल रन करवाना है आपने पहले स्ट्रैंड से, ठीक है, पैरेलल रन करवाना है आपने इस तरह से, अगेन द सेकेंड शुड बी पैरेलल, अगेन the third should be parallel like this, ठीक है, clear। so this is the structure of the DNA. now if you look on to the second strand, ये दूसरा strand है ना, तो second strand की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास second strand में there is the antipolar nature, है ना। अब ये antipolar nature क्या है, this will be showing the 3 prime and 5 prime उल्टा, यानी अगर ये 5 प्राइम था तो दिस इज गोइंग टू बी 3 प्राइम, और अगर ये 3 प्राइम था तो दिस इज गोइंग टू बी 5 प्राइम। हाँ जी, गेटिंग डन। नाउ इफ यू लुक ऑन टू द स्ट्रक्चर, देयर इज अ स्मॉल ग्रूव। अब एक तरफ से देखना है, उधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो। दिस इज अ स्मॉल ग्रूव, ये छोटा सा ग्रूव है ना, दिस इज अ स्मॉल ग्रूव, देन देयर इज अ बिग ग्रूव, अगेन देयर इज अ स्मॉल ग्रूव, अगेन देयर विल बी अ बिग ग्रूव, है ना, ग्रूव्स, ग्रूव, ठीक है। सो दिस ग्रूव इज कॉल्ड एज अ माइनर ग्रूव, व्हाट वी कॉल इट एज माइनर ग्रूव, GROOVE, ग्रूव, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मेजर ग्रूव, ये क्या है, इट्स अ मेजर ग्रूव। अगर हमें वन टर्न की बात करनी है, डीएनए का एक टर्न, मतलब एक सिंगल टर्न, पूरा कंप्लीट टर्न, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी टेक इट फ्रॉम ईदर माइनर टू माइनर और वी टेक इट फ्रॉम मेजर टू मेजर, ठीक है। आप इसको काउंट करोगे एज वन टर्न फ्रॉम दिस मेजर टू दिस मेजर। हाँ जी, क्लियर। ये मेजर टू मेजर आप लोगों ने इसको कंसिडर करना है। सो दिस इज अ मेजर ग्रूव, दिस इज ऑल्सो मेजर ग्रूव। द डिस्टेंस ऑफ वन टर्न, दैट इज जो इसका लेंथ है या डिस्टेंस है, जो हम कह सकते हैं एक मेजर से दूसरी मेजर तक, है ना, दिस मेक्स वन टर्न, दिस इज अ हाफ टर्न, एक मेजर से एक माइनर तक हाफ टर्न होता है, तो मेजर टू मेजर एक सिंगल कंप्लीट टर्न बनता है, ठीक है। तो मेजर टू मेजर में अगर हम इस टर्न को देखें तो वी हैव 3.4 नैनोमीटर्स एज इट्स लेंथ, ओके। From one major to another major, it makes one turn, okay, and this measures 3.4 nanometers, right? ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ। अब अगर आप इसकी विड्थ देखो, दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये इस तरह से विड्थ प्रोवाइड कर रहा है ना along the axis, है ना, एक्सिस के लॉन्ग ये पूरा विड्थ कहाँ तक है इसका, पूरा का पूरा, मैंने तभी कहा था ना आपको इसको
सेम रखना है इसका लेवल। तो यहाँ तक ये इधर को स्प्रेड हो रहा है, यहाँ से इधर तक को स्प्रेड हो रहा है। सो दैट इज द विड्थ ऑफ दिस अलोंग द एक्सिस। व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस? कितना विड्थ कवर करता है ये? दैट इज 2 नैनोमीटर्स। इट इज 2 नैनोमीटर्स, राइट। नाउ विद इन 1 टर्न, एक टर्न के बीच में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स आते हैं, ठीक है। वो 5-5 होंगे या कैसे, पर वो 10 आते हैं एक टर्न में, ठीक है। वो इसके बीच में भी जहां आपको रोटेट नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि वो जुड़ गए हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पे भी कोई बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो इफ यू कांट काउंट एज 10 in 1 ऑफ द कंप्लीट टर्न, तो डजंट मीन कि उसमें 10 नहीं है, लेकिन 10 होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अगेन वन फीचर, ये भी लिख लो दैट 1 टर्न कैरीज 10 base pairs. BP means base pairs. कैसे? This is let's say ATGC, है ना। So this is A कहीं कहीं पे भी आप लिख लीजिए बीच में। This is A कहीं पे भी लिख दो, मतलब I am not making any fixed numbers, right? A is always to bind with T, right? So this is going to bind with T. So A के सामने आपको हमेशा T नजर आएगा, ठीक है। A के सामने T होगा हमेशा, राइट। अनदर इज विद GC, ठीक है। कहीं G लिख दो, कहीं पे C लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो। सो दिस इज विद GC, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू मेक विद द GCs ऐसा, एंड देन फर्दर बॉन्डिंग विद G विद ऑलवेज विद C, ठीक है। G के सामने हमेशा C आएगा, ठीक है। आपकी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पूरे 5-5 शो कर दिए हैं, अदरवाइज इट कैन बी 1 or 2 लेस भी आपको नजर आ सकते हैं, हार्डली मैटर्स। A and T are going to bind with 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जहां जहां पे भी A और T हैं, they are to bind with 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। And G and C are always to bind with 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में बनेंगी like this. Are you getting? Okay, clear? So if there is a total width of 3.4 nanometers for 1 turn. 1 turn is having 10 base pairs. What will be the distance between the 2 base pairs then? 2 base pairs के बीच में कितना distance होगा? Divided by 10. 3.4 divided by 10. समझ आया? 1 turn is having 10 base pairs. And what is the length of 1 turn? Length of 1 turn is, यहाँ पे मैंने लिखा है, that is 3.4 nanometers. If length of 1 turn is 3.4 nanometers, means the length of or the distance between 10 base pairs is 3.4 nanometers. So distance between 2 base pairs, that will be 3.4 divided by 10. मतलब आप लोगों ने ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मतलब सबके इक्वलेंट ऑलमोस्ट। सो दैट इज गोइंग टू बी 0.34 nanometers. So whenever you are to mark the distance between any two, it is 0.34 nanometers, right? Width is 2 nanometers. 1 turn is full 3.4, and the distance between any two, if you find out, that will be 0.34. मतलब अपने 1 गैप का डिस्टेंस ढूंढना है। 2 बेस पे तो मैंने ये लिखा ना कि 1 गैप, 10 गैप्स हैं तो 1 गैप का ढूंढना है आपको, ठीक है। So it comes out to be 0.34. एंटीपोलर नेचर क्लियर हो गया। 1 is having 3 to 5 running and another is having उल्टा 5 to 3. Okay, clear? Now the pairing can also be justified by the Chargaff's rules. Chargaff के rules के हिसाब से ये जो नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग्स हैं वो जस्टिफाई की जाती हैं। क्या है वो Chargaff के रूल्स? Chargaff rules justifies the pairing of the nitrogenous bases. Chargaff rules के हिसाब से उन्होंने यही बोला कि जो ATGC हैं they are to be
दे आर नॉट फिक्स्ड फॉर एनी ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वो तो फिक्स्ड तो है ही नहीं है, ऐसा नहीं कभी होगा कि दे आर गिवन अ फिक्स्ड नंबर, ओके, दे आर गिवन अ फिक्स्ड नंबर, ऐसा तो नहीं है, बट दे से दैट A is to bind with T now always, so A's will always be equal to T's and G's will always be equal to C's, ये उनका फर्स्ट रूल है, ठीक है। पहला रूल तो उनका ये कहता है कि A's के जितने काउंट होंगे वो T's के बराबर होंगे, G's का जितना भी काउंट होगा वो C's के बराबर होगा। अगर 20 G हैं तो 20 भी C होंगे, वैसे 20 नहीं होते, देयर आर मिलियंस ऑफ द बेस पेयर्स ऑन अ सिंगल डीएनए, ओके, सो ये क्लियर है, राइट। Secondly, they say if we count the purines total and we make its ratio with the pyrimidines, this is pyrimidines के साथ अगर हम इसका रेशियो बनाएं, अगर हम प्यूरीन्स को काउंट करें और pyrimidines को काउंट करें, टोटल करें और इनका रेशियो बनाएं, so for a particular organism this is going to be 1, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी ना, उस ऑर्गेनिज्म की तो 1 ही आएगी क्योंकि A T's के बराबर है, G C's के बराबर है। If suppose A's were 20, G's were 30, so our T is 20, C is 30, 50 by 50, ratio will be 1, ठीक है। So ये दो कॉमन Chargaff rules, बाकी और भी हैं लेकिन that will be given to you people in the other classes। अभी के लिए इतना क्लियर हो गया? हाँ जी, any doubt to anyone in the structure of the DNA, in the structure of the nucleic acid or the structure of nucleoside and tide whatsoever we have studied? Anji, any doubt to anyone? So after this we have the structure of the proteins, okay, that we are going to study tomorrow, that will be studying tomorrow. Now your time is also going to be over, so if you have any questions you can please ask me. Protein and its structure, bonds, and then the enzymes. Then we'll be finishing with this chapter. Any question to anyone? Any confusion? Yes.